हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल नॉलेज ऑफ मैथ में। आज से मैं इंटरमीडिएट के क्वेश्चन तैयार कराऊंगा और बिल्कुल जो सीरियल से लेक्चर अपलोड हो रहे हैं उसमें वो सीरियल से लेक्चर बिल्कुल अपलोड हो रहे हैं, लेकिन इस समय बच्चों की तैयारी नहीं हो पाई है, इसलिए मैं स्टार्ट से तैयारी करवाऊँगा और डेली एक लेक्चर अपलोड करूँगा, जिससे आपको काफ़ी सीखने में मदद मिलेगी। तो इसे बार बार देखें और इसे सीखें जिससे आपका पेपर अच्छी तरह से हो सके। क्योंकि यदि आज 2 महीना ज़्यादा से ज़्यादा आपको सीखना है, आज अगर 2 महीना आपने सीख लिया तो आपका जो मार्कशीट बनेगी उसमें आपके अधिक नंबर आएंगे और आपकी अच्छी मार्कशीट बन जाएगी। तो आप तैयार करें। हम स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए, स्टार्ट से बता रहे हैं कि आपको पेपर तैयार करना है और जब तक आपके पेपर हो नहीं जाते लगातार एक वीडियो अपलोड करते रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर रहे हैं। आप ध्यान से समझेंगे, बिल्कुल समझदारी से काम करेंगे। जो क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं उसी तरह के आपको मैं तैयारी कराऊंगा, जिससे आपका पेपर आसानी से हो सके। चलिए देखिए, पहले क्वेश्चन लेते हैं। 2 संख्याओं का योग 15 है और उनके वर्गों का योग न्यूनतम है। 2 संख्याओं का योग 15 और उनके वर्गों का योग न्यूनतम। जब देखिए, सबसे पहले जब 2 संख्याओं का योग उच्चिष्ट निम्निष्ट के लिए, सबसे पहले उच्चिष्ट निम्निष्ट के लिए, उच्चिष्ट और निम्नलिखित के लिए या उच्चतम और न्यूनतम के लिए सबसे पहले आपको dy/dx 0 लिखना है। और उसके बाद यदि d² dx² आपका धनात्मक आ जाता है, d² dx² धनात्मक आ जाता है, तो आपका निम्नतम होगा या निम्निष्ठ होगा। और यदि d² dx² ऋणात्मक होगा, तो उच्चिष्ट। यदि d² dx² 0 है, ना ही उच्चिष्ट और ना ही निम्नलिखित होगा। तो आपको सबसे पहले कैसे लगाना है ये देखिए। सबसे पहले आप उच्चिष्ट निम्नलिखित के लिए dy/dx 0 लिखना है। यदि d² dx² धनात्मक आता है तो निम्नलिखित होता है। यदि d² dx² ऋणात्मक आता है उच्चिष्ट होगा। यदि 0 आता तो ना उच्चिष्ट होगा ना निम्नलिखित होगा। सबसे पहले जब आप एक बार अवकलन करेंगे उसे dy/dx 0 के बराबर लिखें। कैसे इसको इस तरह के क्वेश्चन उच्चिष्ट और निम्नलिखित वाले किए जाते हैं। सबसे पहले एक बार आप अवकलन करें और उच्चिष्ट निम्नलिखित के लिए dy/dx 0 लिखें और जब 0 लिखें उससे x के मान ज्ञात करें। आपको जितने भी मान ज्ञात हो जाएं उससे x के मान ज्ञात करें। फिर आप पुनः अवकलन कीजिए। पुनः अवकलन करने के बाद में जो आपका आंसर है वही मान जो आपने x का निकाला था वो मान उसमें भरें। यदि आपका धनात्मक आएगा तो निम्नलिखित होगा और ऋणात्मक आएगा तो उच्चिष्ट होगा। रिस्टार्ट करते हैं। 2 संख्याओं का योग 15 है। 2 संख्याओं का योग 15 है और उनके वर्गों का योग न्यूनतम या निम्नलिखित लाना है। जब 2 संख्याओं का योग दिया जाता है, कभी भी 2 संख्याओं का योग 10 हो, एक x दूसरी 10 - x होगी, और 2 संख्याओं का योग 20 हो तो एक x दूसरी 20 - x होगी। यहाँ पर 2 संख्याओं का योग आपके पास है 15, तो माना एक संख्या बराबर x, एक संख्या बराबर x और दूसरी संख्या बराबर 15 - x, क्योंकि 2 संख्याओं का योग 15 था। अब इनके वर्गों का योग करना है और वर्गों का योग हम p से लिखते हैं, p से लिख रहे हैं। तो इसका वर्ग किया, x का वर्ग ये किया और आपको 15 - x का भी वर्ग किया और इसके वर्गों का योग आपको निम्नलिखित लाना है। तो बस एक बार अवकलन पहले इसे हल कर लेते हैं, फिर उसके बाद इसके वर्गों का योग कर लिया। पहले इसे हल कर लें। देखें, ये x² आएगा, ये 15 का होल स्क्वायर a स्क्वायर 225, 15 का होल स्क्वायर 200 a स्क्वायर प्लस
बी बी एक्स है बी स्क्वायर माइनस 2 गुणा ए गुणा बी, तो माइनस के 2 गुणा ए गुणा बी, तो हो जाएगा 30x। तो ये आपका वर्गों का योग आ चुका है, 2x स्क्वायर हो जाएगा, 2x स्क्वायर माइनस का 30x प्लस 225। तो इस वर्गों के योग को आपको कैसे सिद्ध करना है, निम्नलिखित। इसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, देखिए एक बार अवकलन करें, उसे dy/dx 0 लिखें और x का मान ज्ञात करें। तो d/dx लगाएं, अवकलन करेंगे d/dx, तो 2x स्क्वायर माइनस का 30x और प्लस का 225। तो आप ये जानते हैं कि किस तरह से अवकलन करना है। देखिए 2 आगे लिख लिया और x की पावर n का होता है n, x की पावर n-1। इसका अचर पद आगे लिख लिया और x की पावर n से x की पावर n का होता है n, x की पावर n-1। इसका भैया माइनस का 30 आगे लिख लिया और x अचर पद है, x का अवकलन 1 और केवल अचर पद जो होता है उसका अवकलन 0 होता है। तो एक बार अवकलन आपका हो गया है dp/dx, 4x आएगा, 4x और माइनस का 30। एक बार अवकलन हो गया है, एक बार अवकलन करने के बाद आप dy/dx या dp/dx जो भी आया है उसके बराबर 0 लिखें और x का मान ज्ञात करें, दोबारा अवकलन करें और वही मान उसमें रखना है आपको। देखिए सबसे पहले उच्चिष्ट और निम्नलिखित के लिए, उच्चिष्ट और निम्नलिखित के लिए, अब उच्चिष्ट और निम्नलिखित के लिए आपको जो अवकलन किया है उसके बराबर 0 लिखें, dp/dx बराबर 0 और ये x का मान ज्ञात करें। तो हो जाएगा 4x माइनस का 30 और ये बराबर 0, 4x बराबर हो जाएगा 30 और x बराबर हो जाएगा आपका 30/4। 2 से काटें, 2 कम 2, 2 पंजे 10 और 2 दूनी 4, x बराबर आपका 15/2 आ गया। एक बार अवकलन इसे सिद्ध करना था, एक बार अवकलन करें उच्चिष्ट निम्नलिखित के लिए 0 के बराबर लिखा और x का मान ज्ञात किया। अब दोबारा अवकलन करें और वही मान इसमें जो आपका आंसर आया उसमें भर के देखें। तो दोबारा जब अवकलन करेंगे तो इधर हो जाएगा d² p dx²। तो d इधर दोबारा जब करेंगे तो d² p dx² हो जाएगा और इसका अवकलन कर लें, 4 आगे और x का अवकलन 1, 4 आगे अचरपद x का अवकलन 1 और केवल अचरपद का 0, तो आंसर आएगा 4। क्या हम ये मान इसमें भर सकेंगे, क्या x का मान इसमें भरा जा सकता है, नहीं, बिल्कुल नहीं भरा जा सकता है। लेकिन फिर भी यही लिखना है कि x बराबर 15/2 पर इसमें मान भर नहीं सकते हैं, तो लेकिन अगर भर सके तो भरें और अगर नहीं भर पाएँ तो ना भरें, लेकिन यहाँ पर भरा नहीं जा सकता है। लेकिन फिर भी आपको लिखना वही है कि x बराबर 15/2 पर आपका आंसर कितना है, धनात्मक d² p dx² आपका आया है धनात्मक। इसलिए वर्गों का योग, इसलिए वर्गों का वर्गों का योग धनात्मक में निम्नतम होगा, तो या निम्नलिखित होगा। तो किस पर निम्नलिखित होगा, x बराबर 15 पर। तो x बराबर 15 आपका एक भाग 15 हो गया और दूसरा 15 - x, इसलिए एक भाग आपका x था और एक भाग आपका x था और x बराबर आ चुका है 15/2, एक भाग ये आ गया और इसलिए और दूसरा भाग आपका था x 15 x था दूसरा भाग, और यहाँ पर रखा 15 और इसके x की जगह पर 15/2 आया था और ये हो जाएगा आपका 15 दूनी 30 और 30 से 15 जाएगा 15/2। तो इसके दोनों भाग आपके जो बनेंगे 15/2 और 15/2 करें, तो अब इनके वर्गों का योग अगर आप करें तो इसका निम्नलिखित होगा। और इस 15 का ऐसा और कोई भाग नहीं 2 हो सकते हैं कि जिनके वर्गों का योग निम्नलिखित हो। तो आप ये क्वेश्चन कर लें। अगला क्वेश्चन देखें। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन, ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है, ये आप ध्यान रखें और आगे जब लेक्चर आप देखेंगे तो आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी और आपको काफ़ी आसान क्वेश्चन लगने लगेंगे और इसी प्रकार के बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आपका है कि दर्शाइए कि OX, OY और OZ अक्षों से बराबर झुका है।
दर्शाइए कि ओ एक्स ओ वाई एवं ओ जेड के साथ बराबर झुके हुए सदिश की दिक् को साइन प्लस माइनस 1/√3 प्लस माइनस 1/√3 और प्लस माइनस 1/√3 हैं। तो ध्यान दीजिए, दिक् को साइन LMN होती हैं। सदिश की दिक् को साइन, सदिश की दिक् को साइन, दिक् कोसाइन होती है आपकी LMN। और जो अक्षों से बराबर झुके, एक्स अक्ष से बना झुकाव अल्फा होता है, वाई अक्ष से झुकाव बना बीटा होता है, जेड अक्ष से झुकाव कितना होता है, गामा। तो एक्स अक्ष से झुकाव अल्फा, वाई अक्ष से झुकाव बीटा और जेड अक्ष से झुकाव गामा। चूंकि एक्स अक्ष से झुकाव, जो एक्स अक्ष से झुकाव होता है वो अल्फा होता है, वाई अक्ष से जो झुकाव होता है वो बीटा होता है और जो जेड अक्ष से झुकाव होता है वो गामा होता है। चूँकि सदिश एक्स अक्ष से बराबर झुकाव सदिश अक्षों के साथ समान कोण बनाती है, समान कोण बनाती है, इसलिए ये भैया एक्स अक्ष से झुकाव अल्फा, वाई अक्ष से झुकाव बीटा, जेड अक्ष से झुकाव गामा होता है। और जब ये बराबर झुकाव बनाती हैं इसलिए अल्फा बराबर बीटा और बराबर गामा होगा। और ये आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा बराबर 1 होता है। क्योंकि अच्छों की देखो क्वेश्चन ये था कि दर्शाइए कि ओ एक्स ओ वाई एवं ओ जेड अक्षों के साथ बराबर झुके हुए सदिश की दिक् कोसाइन। आपको दिक् कोसाइन और वो बराबर झुकाव है, उसके दिक् कोसाइन तो LMN होगी, लेकिन उसका बराबर झुकाव है तो एक्स अक्ष से झुकाव अल्फा, वाई अक्ष से झुकाव बीटा और जेड अक्ष से झुकाव गामा होता है। चूँकि सदिश अक्षों के साथ बराबर कोण बनाती है इसलिए ये अल्फा बीटा गामा आपके बराबर होंगे। और ये फार्मूला होता है कॉस स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर बीटा और कॉस स्क्वायर गामा। और ये भी आपने सुना होगा कि L बराबर होता है कॉस अल्फा, M बराबर होता है कॉस बीटा और N बराबर होता है कॉस गामा। देखिए इसके स्थान पर आप L रख सकते हैं, L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर बराबर 1। अब जब झुकाव बराबर हैं इसलिए आपके LMN भी तो आपके बराबर होंगे, बराबर झुकाव है इसलिए LMN भी बराबर होंगे। या आप इस प्रकार से अगर नहीं करना चाहते हैं तो आप ध्यान रखिए कि यहाँ से आपको क्या करना है, किस तरह से आपको सोचना है। अब यहाँ पर देखिए बराबर झुकाव है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं। अगर आप ये सोचें कि इसकी ज़रूरी बात है तो इसकी भैया कोई ज़रूरत नहीं है, तो इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं। सदिश की दिक् कोसाइन LMN होती है और अक्षों से बराबर झुकाव है, इसका एक्स अक्षों से बराबर झुकाव है तो एक्स अक्ष से झुकाव अल्फा, वाई अक्ष से झुकाव बीटा, जेड अक्ष से झुकाव गामा होता है तो अल्फा बीटा गामा। और ये कॉस स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर बीटा, कॉस स्क्वायर गामा होता है। देखिए सारे मान बराबर है तो बीटा के स्थान पर अल्फा रख सकते हैं और गामा के स्थान पर भी अल्फा रख सकते हैं। तो इसमें सभी में अल्फा रख दीजिए तो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा हो जाएगा बराबर। और बीटा की जगह पर अल्फा लिखिए तो ये भी हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा और ये भी हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा 1। तो हो जाएगा 1 और 2 3 हो जाएगा 3 कॉस स्क्वायर अल्फा बराबर 1। कॉस स्क्वायर अल्फा बराबर 1/3। अब स्क्वायर हटाएंगे और रूट लगाएंगे 1/√3 आएगा प्लस माइनस 1/√3। अल्फा बराबर कॉस अल्फा बराबर प्लस माइनस 1/√3 आ गया है। तो ये आपका एक्स अक्ष से झुकाव आ गया है। और यह आपको LMN के रूप में लेना है, जो दिक् कोसाइन होती हैं LMN के रूप में लिख सकते हैं।
तो अब की बार इसी प्रकार से जब यहाँ पर हर स्थान पर बीटा कर देंगे तो वाई अक्ष से झुकाव जो आएगा वो बीटा आएगा, कॉस बीटा, क्योंकि एल बराबर कॉस अल्फा होता है और ये एल बराबर जो होता है कॉस अल्फा होता है और एम बराबर होता है कॉस बीटा और एन बराबर होता है कॉस गामा। तो यहाँ पर देखिए कॉस अल्फा अगर एल लिख दिया जाए, कॉस अल्फा के स्थान पर एल लिख दिया जाए तो प्लस माइनस 1/√3 ये एक दिक कोसाइन आ जाएगी। अब की बार अगर हर स्थान पर बीटा कर दिया जाए तो यहाँ भी बीटा, यहाँ भी बीटा और यहाँ भी बीटा, तो हो जाएगा 3 cos स्क्वायर बीटा बराबर कितना हो जाएगा 1। वैसे ही cos स्क्वायर बीटा बराबर हो जाएगा 1/3। स्क्वायर हटाएंगे रूट लगाएंगे तो 1/√3 आएगा प्लस माइनस 1/√3 और ये आपका किसके बराबर है, m के बराबर, तो m बराबर हो गया प्लस माइनस 1/√3। अब की बार अगर हर स्थान पर गामा कर दिया जाए तो ये कॉस गामा और ये भी कॉस गामा हो जाएगा, तो हो जाएगा भैया 3 cos स्क्वायर गामा बराबर 1 और कॉस स्क्वायर गामा बराबर 1/3। स्क्वायर हटाएंगे रूट लगाएंगे तो प्लस माइनस आएगा इसके और प्लस ये आ जाएगा और इसके जगह पर n लिख सकते हैं तो प्लस माइनस 1/√3। तो देखिए अक्षों से बराबर झुकाव था अल्फा बीटा गामा, इसलिए उस सदिश ने कि दिक कोसाइन एल एम एन आई वो यही वाला प्लस माइनस 1/√3 ही सिद्ध करना था और आप इसे नोट कर ले। अगला देखिए, और यह तैयारी करते रहें, एक अपनी कॉपी रखें और उस पर प्रत्येक दिन का नोट करते रहें, इसी में से क्वेश्चन आएंगे। तो अगला देखिए, अगला है x भुजा वाले घन में 1% ह्रास के कारण। देखिए कमी होगी तो वो ऋणात्मक होगा और वृद्धि होगी तो वो धनात्मक होगा, लेकिन जिसमें परिवर्तन होता है वो जैसे x में परिवर्तन है उसे डेल्टा x से प्रदर्शित किया जाएगा। तो x का 1% की कमी हो रही है। देखिए x का 1% कमी हो रही है, x का 1% ह्रास हो रहा है तो माइनस का, x का जितने परसेंट बढ़ता वो आपका होता है प्लस का, x का 1% ह्रास हो रहा है तो x का 1% माइनस का, और x में है तो इसमें परिवर्तन को लिखेंगे डेल्टा x। चाहे वो बढ़ता तो यहाँ प्लस का रखते और जो घटता उसे माइनस का रखते, लेकिन फिर भी उसे किससे प्रदर्शित करना है, डेल्टा x से। तो x का 1% ह्रास और माइनस का x का 1% हो गया और डेल्टा x आ गया। तो यहाँ पर देखिए माइनस x का के स्थान पर गुणा होता है, 1 लिखें, परसेंट हटा के बटे में 100 हो जाएगा और 2 जीरो काटेंगे और इसमें 2 अंक बाद 1 और 2 अंक बाद दशमलव लगाएंगे तो इसका आ जाएगा -0.01x। अब आपका जो भी मीटर सेंटीमीटर जो भी दिया जाएगा उसी में आप लिखेंगे, लेकिन इसमें x का कोई नाप नहीं दी गई है तो इसे मात्रक लिख सकते हैं और पृष्ठीय क्षेत्रफल को वर्ग मात्रक या सेंटीमीटर मीटर वो पहले से दे, वरना आप मात्रक या इकाई लिखें, क्योंकि भुजा में परिवर्तन आपकी मीटर सेंटीमीटर इसी में होगी। तो यहाँ पर इसके में कोई नाप नहीं होता है तो यहाँ पर आपको मात्रक या इकाई लिखना है। यदि एक घन की भुजा x है और उसमें 1% की कमी कर दी जाए तो जब उसकी भुजा में कोई भी घन होगा, आप देखिए सोचिए आपके पास एक घन है, आप भुजा उसकी कम करेंगे तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल परिवर्तित हो जाएगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल भी कम हो जाएगा। वही क्वेश्चन किया गया है x का 1%, तो x का 1% ह्रास हो रहा है तो माइनस लिखा और माइनस x का 1%, क्योंकि ह्रास हो रहा है इस डेल्टा x से और माइनस x लिख लिया और का के स्थान पर गुणा, परसेंट हटा के बटे में 100 और 2 जीरो काट के 2 अंक बदलना, और मीटर सेंटीमीटर नहीं था तो इसमें मात्रक लिखे, डेल्टा x आ गया। कह रहा है इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल में होने वाले सन्निकट मान में परिवर्तन। देखिए घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल में आपका क्या परिवर्तन है, घन में 6 पृष्ठ होते हैं और 6 के 6 पृष्ठ कैसे होते हैं, 6 के 6 पृष्ठ जो बने होते हैं वो वर्गाकार होते हैं और एक वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है, भुजा स्क्वायर, इसलिए 6 पृष्ठों का क्षेत्रफल होगा 6 भुजा स्क्वायर। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल p से लिख रहे हैं और इसका होगा भुजा x थी तो इसका होगा 6 भुजा स्क्वायर। तो अब इसका अवकलन करें x के सापेक्ष d/dx और d/dx और ये हो जाएगा 6x स्क्वायर।
देखिए डी पी अपॉन डी एक्स, इसका देखिए भैया 6 आगे लिख लिया, 6 आगे लिख लिया, एक्स की पावर एन, एन एक्स की पावर एन माइनस 1, तो डी पी अपॉन डी एक्स आपका आ गया है 12x, ठीक है। और ये देखिए कि भुजा में परिवर्तन को डेल्टा एक्स लिखा गया है क्योंकि भुजा x थी और पृष्ठीय क्षेत्रफल p है, तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल में परिवर्तन लिखेंगे डेल्टा p बराबर डी पी अपॉन डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स। पता है ये क्यों किया जाता है? चूँकि डी एक्स और डेल्टा एक्स सेम है, जो डी एक्स बताता है वही डेल्टा एक्स है। डी एक्स लिखें या डेल्टा एक्स, इससे ये कट जाएगा। वैसे डी पी लिखें, डी पी या डेल्टा पी। अब अगर डी एक्स और ये डी एक्स और डेल्टा एक्स सेम है तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो डी पी और डेल्टा पी भी सेम है तो इसके बराबर आएगा। तो अब मान रखें, देखिए डेल्टा पी, देखिए इसका मान कितना है, इसका मान 12, इसका मान डी पी अपॉन डी एक्स का मान कितना है 12x, 12x इसका हो गया। डेल्टा एक्स कितना है माइनस का 0.01x, ठीक है। अब ये और इसका मान रख दिया इसका, और देखिए 12 कम 12 माइनस का 12, और लेकिन 2 अंक बाद दशमलव 12 आ जाएगा, 12 कम 12 माइनस का 1, 2 अंक बाद दशमलव x स्क्वायर, और मात्रक स्क्वायर, मात्रक स्क्वायर। तो डेल्टा पी, तो आयतन में इतना परिवर्तन होगा, इसका मतलब है कि आयतन जो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा वो 12%, उसमें 1% की कमी हुई तो पृष्ठीय क्षेत्रफल, देखिए दशमलव हटाएं के 2 जीरो लगाएंगे, जिस तरह से परसेंट हटा के जैसे यहाँ पर ऐसे छोड़ सकते हैं, तो अगर और आगे लगाना चाहें तो 0.12 है तो दशमलव हटा के 0 बढ़ाएंगे, 2 जीरो, और एक्स स्क्वायर आ जाएगा, और मात्रक स्क्वायर, मात्रक की ये यहाँ पर आपकी नाप नहीं दी गई थी। जिस तरह से परसेंट हटा के बटे 100 लिखते हैं, वैसे ही आप परसेंट हटा के 100 हटा के परसेंट भी लगा सकते हैं, 12%, इस तरह से समझें, एक्स स्क्वायर और मात्रक स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ कि पृष्ठीय क्षेत्रफल 12% कम हो जाएगा, 12%, यदि भुजा 1% कम की जाए, इसलिए पृष्ठीय क्षेत्रफल उसका 12% कम हो जाएगा। आप इतना भी आंसर दे सकते हैं। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, काफ़ी आसान क्वेश्चन है। लगातार आपको इस तरह के क्वेश्चन कराते रहेंगे, आप तैयार करते रहें। यदि आपने अभी से कोशिश की तो आपको आसान हो जाएगा, और समय अभी काफ़ी है, काफ़ी आसानी से सारी चीज़ें सीखी जा सकती हैं। समय के साथ जो सीखता है वो सबसे तेज होता है। अगला देखिए, अगला आपका जो एक दिया गया है, जैसे आपने देखा है कि i.i j.j i.i i कैप डॉट आई कैप i.i1 j.j1 के कैप डॉट के कैप कितना होता है 1, i.i1 होता है, j.j1 होता है, और k डॉट के भी 1 होता है। तो ये देखिए हो गया। उसके बाद ये ध्यान रखिए, अगर अन्य कोई संख्या डॉट में कोई दूसरी संख्याएं आए, जैसे आपकी आ गई i.j, अलग अलग संख्याएं, तो 0, j.k इसका भी 0, और i.k या k.i ये भी आपका 0 होगा। तो आपको किस तरह से याद रखना है कि कैप डॉट में जब एक जैसे होते हैं तो उनका डॉट में गुणा 1 आएगी, और अलग अलग होंगे तो उसका 0 आएगा। अब देखिए क्रॉस में क्या होता है, ये आप देखिए ध्यान से। जैसे आपने देखा होगा, ये मान लीजिए ऐसे घुमाएं या ऐसे घुमाएं, ऐसे कर रहे हैं, तो यहाँ पर लिखें i कैप, आगे j कैप, और आगे k कैप। यदि ये राउंड सही से हुआ तो उसके क्रॉस में सदिश गुणनफल होता है, डॉट अदिश गुणनफल होता है। अब ये अगर सही से राउंड होता है, जैसे i के बाद j आएगा तो i क्रॉस j, क्योंकि i के बाद j आएगा तो इसका मतलब हुआ i कैप क्रॉस j कैप। जो i कैप क्रॉस j कैप करेंगे उसका आंसर आएगा आपका k कैप, उसके आगे का सीधा राउंड कभी भी चलेगा, क्रॉस में उसका आएगा उसके आगे का। अब अगर आगे यहाँ ले जाएं, j के बाद आएगा k, तो उसके बाद क्या आएगा i,
और के बाद आता है के कैप के बाद आएगा आई कैप, और आई के बाद आई, उसके बाद क्या आएगा जे। तो जब ये आप सीधा देखिए डॉट में आई डॉट आई वन जे डॉट जे वन और के डॉट के वन, आई डॉट आई वन जे डॉट जे, मतलब डॉट एक जैसी हो, केवल आपको क्या ध्यान रखना है एक जैसी डॉट में होगी और वो वन होगा, और अलग अलग होगी कहीं पर भी हो, आगे हो पीछे हो कोई दिक्कत नहीं है, वो कितना होगा 0। इसे अदिश गुणनफल कहते हैं डॉट को। और जो ये आपका क्रॉस है ये सदिश गुणनफल है। तो इसको कैसे याद रखना है, आई के बाद जे आता है, आई के बाद जे तो उसके बाद आगे क्या आ जाएगा के कैप, आई के बाद जे और उसके बाद के। अब यहाँ से देखिए जे के बाद के आया, जे के बाद के तो उसके बाद आई आ जाएगा, उसके बाद के बाद अगर आई आता है तो जे आ जाएगा। और अगर ये कभी उल्टा राउंड होता है तो वो वही चीज़ ऋणात्मक हो जाएगी। तो ध्यान दीजिए, देखिए अगर मान लो क्या जे के बाद जे कैप के बाद आई कैप आता है, नहीं, आई के बाद जे आता है ना, जे के बाद आई नहीं आता है, जे के बाद आई नहीं आता है, तो ये भैया माइनस का के कैप होगा। अगर ये क्या के कैप के बाद आई, के कैप के बाद जे आता है, के बाद जे आता है, जे के बाद के आता है, के बाद जे नहीं आता है, ये उल्टा है। तो इसका कितना हो जाएगा माइनस आई, माइनस आई। क्या आई के बाद के आता है, आई के बाद के नहीं आता है, आई के बाद आता है जे, ये सीधा राउंड है, आई के बाद क्या उल्टा राउंड हो रहा है, तो इसका आंसर होगा माइनस जे। ये सदिश गुणनफल है, इसे आप पहले से तैयार कर ले और इसे अवश्य तैयार कर ले। आगे देखिए अब क्वेश्चन कौन सा है, चलिए देखिए ये क्वेश्चन आई, इसमें आपको डॉट और क्रॉस के गुणनफल सिखा रहे हैं। तो कि आई डॉट आई होता है 1, जे डॉट जे 1 होता है, के डॉट के 1 होता है। तो आपको क्या याद रखना है कि डॉट में यदि एक जैसी संख्या आती है, डॉट में एक जैसी आती हैं तो उनकी आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के 1 होगा। और यदि डॉट में अलग अलग आती है, आई जे 0 होगा, के जे या आई के या कुछ भी अलग अलग आ जाए 0 होता है, एक जैसी आ जाए तो 1 होता है। अभी क्रॉस में क्या होता है, ये जैसे आप इस तरह से याद रखिए, इस तरह से कि जो आप ABCD के अक्षर पढ़ते हैं उस तरह से आप राउंड मारिए। अगर आपका सीधा राउंड रहा तो उसके आगे का जो अक्षर आता है वो धनात्मक होगा, और उल्टा राउंड रहा तो वो ऋणात्मक होगा। जैसे ये क्रॉस, ये इसे सदिश गुणनफल कहते हैं। ये जैसे देखिए आई डॉट आई क्रॉस जे, आई के बाद आपका जे आता है, आई के बाद जे आता है तो उसके आगे का कितना आएगा के, जे क्रॉस के, जे के बाद के आया तो उसके बाद आ जाएगा, राउंड हो रहा है, जे के बाद के तो उसके बाद आ जाएगा आई, और के बाद आई तो के क्रॉस आई कितना हो जाएगा जे। मतलब ये होता है जब आई क्रॉस जे, आई के बाद जे आता है तो उसका आगे का के कैप आएगा, और अगर जे के बाद के तो आई कैप, और आई के बाद जे तो उसका के कैप, या के बाद आई तो उसका आगे का जे कैप। अगर सीधा राउंड रहता है तो उसके आगे की संख्या, अगर सीधा राउंड नहीं रहता है तो वो ही संख्या ऋणात्मक। जैसे जे आई, जे क्रॉस आई, क्या जे के बाद आई आता है, नहीं, आई के बाद जे आता है तो इसके माइनस के हो जाएगा क्योंकि उल्टा राउंड हो रहा है। के बाद आई, के बाद जे, क्या के बाद जे नहीं, के आई जे के बाद के आता है तो के बाद जे नहीं आता है तो इसका माइनस आई होगा। आई के बाद के नहीं आएगा क्योंकि आई के बाद राउंड में जे आ जाएगा, तो आई के बाद के, आई क्रॉस के, तो इसका हो जाएगा जे उल्टा राउंड में। तो आपको अब ये क्वेश्चन करना है। देखिए क्या, देखिए आई कैप, ये आई कैप लिख लिया, ये नोट कर लिया, जे के बाद क्या आता है, हाँ जे के बाद क्या आता है, जे के बाद के आता है तो इसका आई कैप होगा, क्योंकि जे के बाद के, तो जे के बाद के, क्योंकि यहाँ पर देखिए जे के बाद क्या आएगा तो उसका आगे का सीधा राउंड है तो आई कैप हो जाएगा। ये हो गया आई कैप प्लस, ये प्लस ले, जे कैप लिख ले, जे कैप डॉट। क्या आई के बाद के आएगा, नहीं, आई जे के फिर आई आएगा, के बाद आई आएगा, के बाद आई आएगा। तो यहाँ पर हो रहा है के आई के बाद के उल्टा राउंड है तो इसका माइनस जे होगा, तो इसका होगा भैया माइनस का जे कैप। अब देखिए के कैप हो गया ये। अब देखिए ये डॉट है, आई के बाद जे आएगा तो इसका होगा के कैप, तो ये हो गया भैया के कैप। और डॉट में एक जैसी गिनती होती हैं, उनकी गुणा 1 होती है, तो आई डॉट आई 1, जे डॉट जे 1, लेकिन प्लस माइनस की गुणा -1, के डॉट के 1, और ये 1 से 1 कैंसिल, तो इसका आंसर आ जाएगा 1। देखिए अगला क्वेश्चन, तो अगले क्वेश्चन में देखिए आपको क्या दिखाया गया है।
और आप लगातार इन क्वेश्चनों को करते रहें। तो यहाँ पर देखिए, जैसे ये एक क्वेश्चन दिया गया है, प्रायिकता ए बराबर 6/11, प्रायिकता ए बराबर 6/11, प्रायिकता बी बराबर आपकी है 5/11 और प्रायिकता ए यूनियन बी, प्रायिकता ए यूनियन बी जो आपकी दी गई है वो 7/11 दी गई है, 7/11। और इसमें आपको सारे क्वेश्चनों का जवाब देना है। पहले क्वेश्चन का आपको जवाब किसका देना है, आपको देना है कि प्रायिकता ए इंटरसेक्शन बी कितनी होगी। पहला क्वेश्चन है प्रायिकता ए इंटरसेक्शन बी कितना आंसर आएगा, एक ये क्वेश्चन का जवाब देना है, इंटरसेक्शन का जवाब देना है। और एक दूसरा क्वेश्चन है सेकंड, तो आपको इसमें देना है प्रायिकता ए अपॉन बी का आंसर देना है कि कितना आएगा। और एक इसी में तीसरा है आपको देना है प्रायिकता बी अपॉन ए कितना होगा, बी अपॉन ए कितना होगा, इसका जवाब देना है। तो बस इतने ही क्वेश्चन इसके थे। और ये देखिए, ये भैया ये एक फार्मूला बनाया गया, इसमें प्रायिकता बी, प्रायिकता ए यूनियन बी, आपका एक शायद फार्मूला सुना हो, प्रायिकता ए यूनियन बी प्लस प्रायिकता ए इंटरसेक्शन बी होती है प्रायिकता ए और प्रायिकता बी के योग के बराबर। वो कोई भी क्वेश्चन कर रहा हो, यदि इन चारों में से कभी भी आपको तीन चीज़ें ज्ञात हो जाएं, तो आप ये ध्यान रखें कि इन चारों से तीन, प्रायिकता ए यूनियन बी, प्रायिकता ए इंटरसेक्शन बी, प्रायिकता ए प्रायिकता बी के योग के बराबर होता है। लेकिन इसमें से चार में से कभी भी तीन चीज़ें ज्ञात हों आपको, तो सबसे पहले इसी फार्मूले का प्रयोग करके आप चौथी चीज़ ज्ञात करें। सबसे पहले आप इसी फार्मूले का प्रयोग करके चौथी चीज़ ज्ञात करें। देखिए, आपको यूनियन पता है 7/11 है, इंटरसेक्शन नहीं पता है, प्रायिकता ए इंटरसेक्शन भी नहीं पता है, प्रायिकता ए आपको पता है 6/11 है, प्रायिकता बी पता है 5/11 है। तो ये आपकी 7/11 और प्लस प्रायिकता ए इंटरसेक्शन बी आपकी हो जाएगी। तो ये तो 6 और 5 11/11, तो आंसर आपका इधर का आ जाएगा 1। तो जब 1 के पीछे इधर जाएगा प्रायिकता ए इंटरसेक्शन बी बराबर 1 - 7/11, और ये 11 से 5 जाएंगे, आपके कितने बचेंगे, 11 से 7 गया 4/11, और ये आपका एक इंटरसेक्शन का मान आ चुका है 4/11। लेकिन इस बात का आपको अधिक ध्यान रखना है कि यदि आपके इसमें 4 में से कभी भी ये फार्मूला दिया जाए, तो आगे से ये याद रखें कि इसी फार्मूले का प्रयोग करके आपको सबसे पहले चौथी चीज़ ज्ञात करनी है। तो इंटरसेक्शन 4/11 आ गया। ये बटे का जो फार्मूला होता है उसमें होता क्या है, ए अपॉन बी, ए इंटरसेक्शन बी चाहे बी इंटरसेक्शन है। देखिए, इंटरसेक्शन में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, चाहे हम ए इंटरसेक्शन बी करें या बी इंटरसेक्शन ए करें, लेकिन इसका इंटरसेक्शन ऊपर रहेगा। ये जो फार्मूला लगाएंगे तो इसका भैया इंटरसेक्शन ऊपर रहेगा, चाहे बी इंटरसेक्शन ए करें चाहे ए इंटरसेक्शन बी या बी इंटरसेक्शन ए, दोनों का इंटरसेक्शन, जितने भी बटे वाले फार्मूले होंगे उसमें दोनों का इंटरसेक्शन होगा। अब आपने ए इंटरसेक्शन बी निकाला है कि बी इंटरसेक्शन ए निकाला है, उसी हिसाब से आप फार्मूला लगा दीजिए। और यहाँ पर चाहे ए इंटरसेक्शन बी लिखे चाहे बी इंटरसेक्शन ए लिखे, सेम होता है। तो आपने तो ए इंटरसेक्शन बी ज्ञात किया था, तो ए इंटरसेक्शन बी लिख लें, ए इंटरसेक्शन बी, और जो बटे में हो उसकी प्रायिकता नीचे रहेगी, प्रायिकता किसकी, बी की। अब इंटरसेक्शन का मान आपने निकाला था कितना, 4/11, और प्रायिकता बी का मान कितना था, प्रायिकता बी का मान था आपका 5/11, और ये आपका आंसर आएगा 4/5। अब देखिए बी अपॉन ए आ गया, तो भैया बी अपॉन ए हो चाहे ए अपॉन बी हो, इनका आपको ऊपर इंटरसेक्शन करना है। तो ए इंटरसेक्शन बी या बी इंटरसेक्शन है, हमने यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी ज्ञात किया था, तो ए इंटरसेक्शन बी, और यहाँ बटे में क्या है, ए है, तो प्रायिकता ए की नीचे रहेगी। अब देखिए इंटरसेक्शन का मान कितना है, इंटरसेक्शन भैया है 4/11, ये 4/11 हो गया। प्रायिकता ए कितनी है, प्रायिकता ए है 6/11, 6/11, 11 से 11 कट गया, 4/6 बचा, 2 दूनी 4 और 2 तियाँ 6, आंसर आपका आ जाएगा 2/3। तो बी अपॉन ए भी ज्ञात हो जाएगा। आपको याद रखना है कि ए इंटरसेक्शन भी बी इंटरसेक्शन सेम होता है, जब बटे का होगा कहीं पर भी इंटरसेक्शन लिखेंगे इन्हीं का, और जो नीचे होगा उसको प्रायिकता आपके नीचे रहेगी। देखिए अगला क्वेश्चन, तो अगले में
इसका एक क्वेश्चन है, ये दिया गया है कि एफ एक्स बराबर दिया गया है, एफ एक्स बराबर दिया गया है 4x प्लस थ्री अपॉन 6x माइनस 4, ये दिया गया है। और इसमें लिखा है x नॉट इक्वल टू 2/3। x को 2/3 के बराबर नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि यहाँ पर भैया अगर x के स्थान पर 2/3 रखा, 2/3 तो 3 दूनी 6 और 4 से 4 जाएगा और नीचे 0 आ जाएगा, तो अपरिभाषित हो जाएगा। इसलिए x का मान कितना नहीं ले सकते हैं, 2/3 नहीं लिया जा सकता है। एफ ओ एफ एक्स को आप x के बराबर सिद्ध करना है। एफ ओ एफ एक्स आपका x के बराबर लाना है, x के बराबर लाना है। और उसके बाद f ऑफ एफ एक्स x के बराबर लाना है। और उसमें ये भी बोला गया है बस, और f का प्रतिलोम फलन क्या होगा। उसके बाद एफ ओ एफ एक्स आपको x के बराबर लाना है और उसके बाद उसका प्रतिलोम फलन क्या होगा ये भी आपको बताना है। तो थोड़ा ध्यान से सुनिए, लेफ्ट हैंड साइड लगा रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड। एफ ओ एफ एक्स, ओ का मतलब होता है ऑफ, एफ ऑफ का मतलब ब्रैकेट, एफ ओ एफ एक्स, एफ ओ एफ एक्स, ओ का मतलब होता है ऑफ का मतलब होता है ब्रैकेट, एफ ओ एफ एक्स, एफ ऑफ एफ एक्स, एफ ऑफ एफ एक्स। ये ओ का मतलब क्या होता है? ओ का मतलब होता है ऑफ का मतलब होता है ब्रैकेट, और एफ एक्स आगे नोट कर लेना है। ओ का मतलब ऑफ और एफ एक्स आगे नोट कर लेना है, और ऑफ का मतलब ब्रैकेट। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, एफ एक्स का मान रखना है। एफ एक्स का मान है 4x प्लस 3, 6x माइनस 4। अब देखिए वो क्या कह रहा था, एफ एक्स क्या कह रहा है, एफ ओ एफ एक्स। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, इस क्वेश्चन को आपको जरूर सीख लेना चाहिए और ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखना चाहिए क्योंकि ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कई बार आपका पेपर में आता भी है। तो ये एफ एक्स बराबर आपका दिया गया था और एफ ओ एफ एक्स एक्स के बराबर लाना था। ओ का मतलब होता है ऑफ और ऑफ का मतलब होता है ब्रैकेट, एफ ऑफ एफ एक्स, ओ का मतलब ऑफ एफ एक्स। उसके बाद ये एफ एक्स का मान ले लिया और ये एफ एक्स का मान ले लिया। ये देखिए, अब यहाँ पर आप पहले बड़ा एक्स लिख लीजिए। मान लीजिए कि यहाँ पर आपका बड़ा एक्स रहेगा कि, तो यहाँ पर मान लिया कि ये भैया बड़ा एक्स के बराबर है। यहाँ पर इस तरह से लिख ले या डायरेक्ट कर ले या मान लें, अगर माने तो माना कि ये जो संख्या हमने यहाँ पर ली है इसको हम बड़े एक्स के बराबर ले लेते हैं। तो माना ये बड़े एक्स के बराबर है, तो बड़े एक्स के बराबर जब लेंगे तो ये आ जाएगा आपका 6x माइनस 4। तो ये अगर यहाँ पर भैया बड़ा एक्स है तो जब यहाँ पर छोटा x था तो इनके स्थान पर छोटा x था, और यहाँ पर जब बड़ा x आ गया तो यहाँ पर हर स्थान पर बड़ा x है। 4x प्लस 3 अपॉन 6x माइनस 4, 6x माइनस 4, ये x है और माइनस का 4, ठीक है। बड़ा x है, ये गुणा नहीं है, बड़ा x लिया है। या डायरेक्ट आप अगर कर पाते हैं तो डायरेक्ट करिए, वरना इस तरह से ज़्यादा आसान लगेगा कि एफ ओ एफ एक्स, एफ ऑफ एफ एक्स हो गया, एफ एक्स का मान रख दिया और इसे बड़ा एक्स लिया। बड़ा एक्स इसके जैसा बनाने के लिए लिया था। अब देखिए, अगर ये भैया यहाँ पर एक्स था तो 4x प्लस 3 और 6x माइनस 4 आया, और यहाँ पर बड़ा एक्स ले लिया। अब बड़ा एक्स जब यहाँ पर इसके बराबर ये बड़ा एक्स मान लिया, तो जब बड़ा एक्स यहाँ पर है तो 4x प्लस 3 और 6x माइनस 4 बड़े एक्स में होगा। अब एक्स का मान रखना, बड़े एक्स का मान रखने पर बस भैया बड़े एक्स का मान रख देंगे। यहाँ पर बड़े एक्स का मान फिर से वापस आप रखिए। तो बड़े एक्स का मान था आपका ये 4x प्लस 3 और 6x माइनस का 4x प्लस 3 और कितना था 6x माइनस का 4। तो बड़े एक्स का मान यहाँ रख दिया और यहाँ पर भी बड़े एक्स का मान रखिए। देखिए बड़े एक्स का मान, ये इसको आगे यहाँ पर नोट कर रहे हैं, तो यहाँ पर नोट करिए। देखिए 4, बड़े एक्स का मान आपका है 4x प्लस 3 अपॉन 6x माइनस 4। ये 4 और ये बड़ा एक्स है, प्लस का 3 अपॉन 6। बड़े एक्स का मान ये आपको रखना है 4x प्लस 3 और 6x माइनस का 4, और प्लस माइनस का कितना है 4। अब देखिए हर बराबर कर लें, तो यहाँ पर देखिए पहले ऊपर गुणा करें, तो यहाँ से हर भी बराबर कर लेंगे, ऊपर भी गुणा करेंगे। एक साथ ध्यान रखें, 4 चक्कू
16x 4 चक्कू 16 और x और 4 तियाँ 12। तो देखिए ये 4 चक्कू 16 हो गया, x 4 तियाँ 12, लेकिन प्लस का 3 लिखा था, ये +3, और यहाँ पर जब हर बराबर करेंगे तो 6x - 4 से गुणा करेंगे और इसके बटे में भी बचेगा 6x - 4। देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, जी पहले हमने क्या किया है, गुणा करा ली। 4 चक्कू 16, 4 चक्कू 16x और 4 तियाँ 12, और ये 6x - 4 ये इसके नीचे बटे में था पहले से, तो पहले ये 16x + 12 लिखा और ये बटे में, इससे जब हर बराबर करेंगे 3 6x - 4 और इससे गुणा करेंगे और बटे में ये रह जाएगा। अब देखिए यहाँ पर इसकी गुणा करा लें, डायरेक्ट हर बराबर करें, 6 चौक 24, 6 चौक 24x, 6 चौक 24x और 6 तियाँ 18। अब देखिए ये माइनस का 4 था और इसकी गुणा करेंगे 6x - 4 की, और बटे में भी बचेगा 6x - 4 और ये कट जाएगा। अब देखिए गुणा करा लें, 16x + 12 और 6 18x - 12 बटे, ये देखिए 24x + के 18 माइनस का 6 चौक 24x माइनस +16। अब देखिए क्या होगा, ये 12 से 12 कैंसिल, 24x से 24x कैंसिल, 16x और 18x आपका हो जाएगा 34x, और 16 और 18 34, तो आपका आंसर आएगा x, f ऑफ fx, जो कि x के बराबर सिद्ध हो गया और यही सिद्ध करना था। उसके बाद f का प्रतिलोम फलन पूछ रहा था। जब f ऑफ fx स्वयं x के बराबर आए तो f का प्रतिलोम फलन स्वयं fx ही होता है। जब f o fx x के बराबर आए, x के बराबर आया, जो कि सिद्ध करने कहा गया था, तो f का प्रतिलोम फलन स्वयं f ही होगा। इसलिए f का प्रतिलोम फलन, f का प्रतिलोम फलन, f का प्रतिलोम स्वयं f के बराबर होगा, यही इसका प्रतिलोम फलन होगा। तो fx बराबर 4x + 3 और 6x - 4। तो ये भैया सारे क्वेश्चन आप जरूर कर लें, इसमें आपको काफ़ी मदद मिलेगी। लगातार तैयारी करते रहें और प्रत्येक लेक्चर डेली देखें, इससे आपको परीक्षा में काफ़ी सुविधा मिलेगी और इसी तरह के आपके क्वेश्चन आएंगे। डेली एक लेक्चर जरूर अपलोड होगा, जिससे आपको तैयारी करने में मदद मिलेगी।